अभिमन्यु लाल रंग की राजकुमारी साड़ी का पता लगाने मुजफ्फरपुर आया था, लेकिन वहां हाथ में पिस्तौल लिए लगातार कोई उसका पीछा कर रहा था और उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। लेकिन इस पीछा करने वाले इंसान को प्रीति ने देख लिया था और वो अभिमन्यु को आगाह करने के लिए गोदाम तक आ पहुंची। प्रीति ने जब अभिमन्यु को आवाज़ लगाई तो वो उसे यहाँ देख हैरान रह गया। वो प्रीति पर भड़क उठा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई और भी है। प्रीति उस आदमी के बारे में बताने को हुई, तभी अभिमन्यु ने एक आहट पाकर उसके मुंह पे हाथ रख दिया। उसे पिस्तौल के लोड होने की आहट मिली थी। प्रीति ने दबी आवाज़ में उसे बताया कि वो यही बताने आई थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके पास पिस्तौल है। अभिमन्यु हैरानी में प्रीति की ओर देख रहा था, तभी उसे फिर से उस आदमी की आहट सुनाई दी। अभिमन्यु ने प्रीति को फौरन अपने पीछे खींचा, लेकिन ये प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अपने आप को समझते क्या हो? अभिमन्यु ने उसे आग बबूला होते हुए देखा तो उसका भी पारा चढ़ गया। वो एक झटके से प्रीति को दीवार के पास ले गया और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। प्रीति बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी, क्योंकि अभिमन्यु उसके बहुत करीब खड़ा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो अभी एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हुए कुछ पल के लिए खो से गए। तभी उस अनजान शख्स की आहट ने अभिमन्यु को सतर्क किया और वो प्रीति के मुंह से हाथ हटाते हुए गुस्से भरी आवाज़ में धीमे से बोला, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, समझी? लेकिन अगर तुम चिल्लाई तो आज तुम्हारी खैर नहीं। अब मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही करोगी। ये कहकर अभिमन्यु वहाँ से हट गया। प्रीति की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो कुछ बोलने को हुई, तभी अभिमन्यु ने गुस्से से उसे मुंह बंद रखने का इशारा किया। प्रीति का मन किया कि वो उसकी उंगली तोड़ दे, पर वो चुप रही। अब उस आदमी की आहट उनकी तरफ बढ़ रही थी। अभिमन्यु दबे पांव वहाँ से एक तरफ चल पड़ा। उसने प्रीति को अपने पीछे आने का इशारा किया। प्रीति के पास अभिमन्यु के पीछे चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चिढ़ते हुए अभिमन्यु के पीछे चल दी। अभिमन्यु उस गोदाम को चारों तरफ से देख रहा था। वहाँ की दीवारें कच्ची थी और पूरा गोदाम धूल से भरा था, जैसे सदियों से वहाँ किसी ने कदम ना रखे हों। दीवारों में कुछ छोटे छोटे छेद हो रखे थे, जिनसे रोशनी जैसे छनके अंदर आ रही थी और अंदर हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु ने देखा वहाँ बहुत सी पुरानी सिलाई की मशीनें रखी थी और बहुत से कपड़े भी वहाँ पड़े हुए थे जो धूल से लदे हुए थे। हर जगह गंदगी और सीलन की बदबू आ रही थी। अभिमन्यु एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था ताकि वो प्रीति को कहीं छुपा सके। तभी उसे एक बड़ा सा टीन का कनस्तर दिखाई दिया। वो जल्दी से प्रीति को पकड़कर उस कनस्तर के पास ले गया। प्रीति उसको अभी भी घूरे जा रही थी। अभिमन्यु की बातों को फॉलो करना उसे अंदर ही अंदर जलाए दे रहा था। अभिमन्यु ने इशारों से कहा कि वो उस कनस्तर के पीछे छिप जाए। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु से पागलों की तरह क्या इशारा किए जा रहा था। अभिमन्यु ने फिर से प्रीति का हाथ पकड़कर खींचा। प्रीति ने अपना हाथ झड़कते हुए धीरे से मगर गुस्से में कहा, मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ, तुम अपनी जान की परवाह करो। ये कहकर प्रीति वहाँ से एक तरफ निकल गई। इधर गुस्से से अभिमन्यु का पारा हाई हो गया था। उसने जोर से पैर पटका और बड़बड़ाते हुए कहने लगा, समझती क्या है अपने आप को? जिए या मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीति छिपते छिपते दूसरी दिशा में चली गई थी। वो गोदाम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी प्रीति को गोदाम का दरवाज़ा दिखाई दिया और जल्दी से वो उस ओर चल पड़ी। उस पिस्तौल वाले आदमी को प्रीति की आहट सुनाई दी और वो भी उसके पीछे जाने लगा। प्रीति अब दरवाजे के पास आ गई थी और दरवाज़ा खोलने वाली थी कि उस आदमी ने अपनी पिस्तौल प्रीति की तरफ तान दी। जैसे ही प्रीति दरवाज़ा खोलने वाली थी, अचानक से अभिमन्यु प्रीति को अपनी बाहों में लेकर ज़मीन पर गिर गया। ठीक उसी समय उस आदमी ने गन फायर कर दी थी और बुलेट ठीक दरवाजे पर जा लगी। अभिमन्यु ने बड़े सही समय पर आकर प्रीति की जान बचा ली। वो प्रीति को पकड़कर ज़मीन पर लुढ़कते हुए कोने तक ले गया। प्रीति को बहुत बड़ा सदमा लगा था। पिस्तौल की आवाज़ सुनकर उसने अभिमन्यु को जोर से पकड़ लिया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था
अभिमन्यु भी हिल गया था और उसने भी प्रीति को जोर से पकड़ा हुआ था। प्रीति बहुत डर गई थी और अभिमन्यु ने महसूस किया कि वो हल्की हल्की सिसकियाँ ले रही थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ प्रीति के बालों पर फिराए तो प्रीति को एक करंट सा लगा। उसने फौरन अभिमन्यु के हाथ झटक दिए और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। प्रीति उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से अभिमन्यु से बोली, दूर रहो मुझसे, समझे तुम? और वो दबे कदमों से एक तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु को समझ नहीं आया उसके साथ क्या हुआ था। वो भी उठ गया और अपने कपड़े झाड़ने लगा। अचानक अभिमन्यु को कदमों की आहट अपनी ओर आते सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया और नीचे होकर छिप गया। वो धीरे धीरे वहाँ रखे बड़े कनस्तरों की तरफ बढ़ा और जल्दी से बिना आवाज़ किए उनके पीछे छिप गया। उसे प्रीति की फिक्र हो रही थी और साथ में उस पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसे वही आदमी दिखाई दिया जो दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि उस आदमी ने जीन्स और कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में पिस्तौल थी। वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था। तभी अभिमन्यु ने उस पर हमला करने का मन बना लिया। उसने जल्दी से खुद को तैयार किया। इसी बीच वो आदमी अभिमन्यु के और पास आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभिमन्यु को छिपे हुए देख लिया हो और वो कनस्तरों की तरफ ही बढ़ रहा हो। अभिमन्यु ने बड़ी फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकालते हुए उस आदमी के पैरों के पास गोली चला दी। वो आदमी चौकन्ना हो गया और तुरंत पीछे हट गया। अभिमन्यु को वक्त मिल गया। उसने तुरंत ही कनस्तरों को उस आदमी की तरफ फेंका और कूदकर छिपी हुई जगह से बाहर आ गया। कनस्तर के हमले से वो आदमी लड़खड़ाकर गिर गया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर प्रीति, जो गोदाम के दूसरी तरफ थी और सुरक्षित बाहर निकलने का सोच रही थी, घबरा गई। उसे लगा कहीं अभिमन्यु को चोट ना लगी हो। वो तुरंत ही गोली की आवाज़ की तरफ भागी। अब अभिमन्यु उस आदमी के करीब आ गया था जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। तभी अचानक मौका पाते हुए उस आदमी ने अभिमन्यु को पैरों से पकड़ लिया, जिससे अभिमन्यु भी अपना बैलेंस खोते हुए ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ से पिस्तौल छिटक कर दूर गिर गई। उस आदमी ने अभिमन्यु के पैरों को कसकर पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु उसके चंगुल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कर पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दोनों में एक तरीके से धक्का मुक्की शुरू हो चुकी थी। तभी प्रीति वहाँ आ पहुँची। उसने अभिमन्यु और उस आदमी को आपस में लड़ते हुए देखा। अंधेरा इतना था कि प्रीति उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। प्रीति ने तुरंत ही वहाँ पड़ा एक जंग लगा सरिया उठाया और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ी। उसने उस आदमी को मारने के लिए सरिये से एक जोरदार वार किया, लेकिन वो आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे दुबक गया और सरिया अभिमन्यु को जा लगा। अभिमन्यु की जोर से चीख निकल गई। वो सरिया अभिमन्यु की पीठ पे जा लगा था। वो प्रीति पर जोर से चिल्लाया, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? डर के मारी प्रीति के हाथ से सरिया छूट गया। मौके का फ़ायदा उठाकर उस आदमी ने बड़ी फुर्ती से एक डंडे का जोरदार प्रहार प्रीति के सिर पर किया। प्रीति की चीख निकल गई। अभिमन्यु घबराते हुए जोर से चिल्लाया, प्रीति! उसने देखा प्रीति ज़मीन पर गिरी हुई है। प्रीति के सर से खून की धार बह चली। अभिमन्यु गुस्से में आते हुए उस आदमी को मारने के लिए आगे दौड़ा, पर उस आदमी ने अचानक अभिमन्यु के सिर पर भी उसी डंडे से खतरनाक वार किया। हमला इतना जोरदार था कि अभिमन्यु वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। प्रीति और अभिमन्यु दोनों ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। उस आदमी ने फ़ौरन किसी को फ़ोन मिलाया। कुछ देर घंटी जाने के बाद फ़ोन पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आदमी ने कहा, काम हो गया, लेकिन उस अभिमन्यु के साथ एक लड़की भी है। उसने फ़ोन पर प्रीति का हुलिया बताया, जिसे सुनकर सामने वाला हैरान रह गया। उसने चिंतित आवाज़ में कहा, वो प्रीति है, चकिया की स्कूल की मास्टरानी। वो वहाँ क्या कर रही है? आदमी ने फ़ोन पर कहा, क्या करना है इसका? सामने वाला आदमी गंभीर आवाज़ में बोला, दोनों को एक साथ ख़त्म कर दो, पर ऐसी मौत देना कि लाश का पता ना चले और कोई सबूत हम तक नहीं पहुँचे। ये कहकर सामने वाले आदमी ने फ़ोन काट दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कुलदीप ही था। ये वही कुलदीप था जो अभिमन्यु को बरगद के पेड़ के सामने मिला था और गांव की सभा से ओझल हो गया था। गोदाम वाले आदमी ने कुलदीप की बात सुनने के बाद मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा
उसने जमीन पर पड़ी अपनी पिस्तौल उठाई और बेहोश पड़े अभिमन्यु और प्रीति को देखते हुए उन दोनों की तरफ ऐसे घुमाई जैसे वो अभी इन दोनों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ चकिया गांव में दीनदयाल अभिमन्यु को लगातार कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार उसे ये फ़ोन संपर्क क्षेत्र के बाहर है सुनाई दे रहा था। दीनदयाल अभिमन्यु को बताना चाहता था कि उसे पता चल गया है कि वो मुपेट किसी और की नहीं बल्कि सरपंच की ही थी। आखिर कुलदीप अभिमन्यु को क्यों मारना चाहता था? कुलदीप और सरपंच का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या होने वाला है अभिमन्यु और प्रीति के साथ? क्या वाकई वो दोनों मारे जाएंगे? जानने के लिए देखें चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।